ना कोई शिकवा होगा ना कोई बहाना होगा, ना कोई शिकवा होगा ना कोई बहाना होगा, सरकारी नौकरी पा करके पड़ोसी को दिखाना होगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को संडे रिवीजन में मैथ का 26वां प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और इसमें हमने आपको सोचा कि एसएससी एमटीएस में जो पेपर हुआ था 11 जुलाई में, जो इस बार 2022 वाला 11 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट का आपको जो 2500 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करा दे रहे संडे रिवीजन में, ठीक है ना। और आपको लास्ट में बताना होगा कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से धनराशि 30 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, यानी 100 रुपए की राशि को कह रहा है ये 3 गुना हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। बात तो सीधा सा है, कितने समय में कह रहा है, 30 वर्ष में। तो पूछ रहा है क्या, तो रेट बताओ, यानी दर बताना है हमको। यानी 100 रुपए की राशि 30 वर्ष में 300 हो जानी है, तो हमको रेट बताना है। तो ये बताइए ये क्या हो गया, ये आपका मूलधन हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मिश्र धन। तो अगर बात करें ब्याज का, तो ब्याज बराबर क्या होता है, 300 में से 100 यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 300 माइनस 100 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 200 रुपया ब्याज। अब फार्मूला क्या होता है, तो ब्याज बराबर आपको फार्मूला पता, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। तो ब्याज कितना है भैया आपका 200 रुपया। अब मूलधन कितना 100 गुणे दर तो हमको ज्ञात करना है, समय कितना 30 वर्ष बटा 100 कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20/3 बराबर दर। अर्थात इसी को लिख सकते हैं, दर का मान कितना आ गया, यहाँ से निकाल देंगे 20/3, तो 6 से 2/3 या 6.66 या 6.67%। तो इसका आंसर आपका आ गया कि 6.67%। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पर। तो यह साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, ठीक ना, इजी है क्वेश्चन, लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए कैलकुलेशन का। और हम आपको बताते हैं बार बार कि कैलकुलेशन के क्वेश्चन खूब आते हैं। तो देखिए जरा कैलकुलेशन जरा आप भी करिए, तो तुरंत इसको करिए। 9576 दे रखा है ना, हाँ, भागा 21 एक कोष्टक में, फिर गुणे का निशान लगाया है, फिर क्या कर रहा है 462 भागा 42 दूसरे कोष्टक में, और क्या कर रहा माइनस 563 गुणे 8 बराबर कर रहा इसका क्यूब। मतलब मान लेते हैं वहां पर x है और हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 9576 गुणे 1/21। भाग का निशान हो तो गुणा में बदलना आपको, तो उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन में हो गया। फिर गुणे ये 462 गुणे 1/21, इसका गुणा कर लेते हैं। 8 3 का 24 हो गया, और 8 6 के 48 2 50 के 0 5 आया, और 8 5 40 और 40 5 45 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर x क्यूब कर लेते हैं, माना वो संख्या x है। अब इसको देखिए, इसको काट दीजिए 21 से, तो ये कितना हो जाएगा 21 को 84 और बचा 11 और ये 17 हो गया। 21 25 105 और 7 5 12 बचा 126 हो गया। 21 छक्के है ना, 456 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर मिल गया आपको 456। ये देखिए 21 सॉरी ये 42 है ना, यहाँ पर 42 है, तो 42 एक नंबर 42 और एक बचा तो 42 एक नंबर 42, यानी कितना आ गया 456 गुणे 11 माइनस 4504 बराबर x क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 11 छक्के 66 और 11 5 55 और 55 6 61 है ना। और यहाँ पर 6 तो 11 चौके 44 और 44 6 50। अब इसी को माइनस कर देते तो नीचे लिख देते हैं इसको, ये माइनफन करना है तो नीचे लिख दे। ये 2 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, ये 1 आ गया, और यहाँ पर 10 में 5 जा 5 यानी 512 बराबर x क्यूब। तो जरा बताइए ये 512 किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे कि 8 का। आपका आंसर आ भी गया होगा, यानी 8 का क्यूब होता है, तो इसका आंसर मिल गया आपको 8, ठीक ना। बस तो ये हो गया, इसका आंसर मिल गया। तो कैलकुलेशन वाला था ये। अगला सवाल देखिए, हाँ अगला फल समझते हैं। अगला फल क्या कर रहा है 8 स्क्वायर प्लस, ये भी कैलकुलेशन वाला है, तुरंत लगाइए इसका आंसर, बहुत तेजी से दीजिए, बहुत ही तेजी से दीजिए, बराबर x क्यूब, जो प्रश्नवाचक चिन्ह उसको x मान लेते हैं, x क्यूब और ऋषि की वैल्यू ज्ञात करनी हमको, 257 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 16 का वर्ग 256 माइनस 19 का वर्ग कितना होता है 361। आपको वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है ना, माने 257। अब इन्हीं सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा
6 4 10 और 6 5 11 1 12 और 2 1 3 320 और माइनस 361 और इसको इधर कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा 257 बराबर एक्स क्यूब। प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं तो 7 और 0 7 हो जाएगा, अब 5 2 7 हो जाएगा, अब 3 2 5 हो जाएगा, इसको 361 में से घटा देते हैं माइनस 361 बराबर एक्स क्यूब। तो जरा घटाए 7 में से 1 जा 6, 7 में 6 जा 1, 5 में से 3 जा 2 बराबर एक्स क्यूब। अर्थात किसका होता है 216 किसका क्यूब होता है तो आपको पता चलेगा 6 का क्यूब होता है ना। तो 6 एक्स क्यूब सॉरी एक्स यानी 6 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आंसर तो आपको पता है ना, लेकिन आपको बता दें कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जहां ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहां पर ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। काम समय क्या करा, सोनू एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। सोनू कितने दिन में पूरा कर रहा है 15 दिन में। सोनू, उसके बाद से मोनू, ये कितने दिन में पूरा कर रहा है भैया 10 दिन में। और उसके बाद से कौन है टीपू, ये कितने दिन में पूरा कर रहा है 12 दिन में। तो क्या कह रहा है, सोनू 15 दिन में काम पूरा कर रहा है, मोनू 10 दिन में काम पूरा कर रहा है, टीपू उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अरे भैया कोई झंझट नहीं है, इनका निकाल लीजिए एलसीएम, और जो एलसीएम आता है वही उनका किया गया कुल काम होता है। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और उसके बाद से आपको क्या ज्ञात करनी है क्षमता। तो क्षमता कैसे ज्ञात होता है, काम बटा समय। काम बटा समय कर देंगे तो क्षमता ज्ञात हो जाता है। नोट करके लिखिएगा, क्षमता बराबर होता है काम बटा समय होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी क्षमता बताए कितना हो जाएगा 60 बटे 15 करेंगे 4 हो जाएगा, इसकी क्षमता 6 हो जाएगा, और इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या ज्ञात करना है समय ना, तो समय बराबर यहां पर क्या हो जाएगा काम बटा क्षमता। तो समय आपको ज्ञात करना है, तो काम कितना है कुल 60 है, और क्षमता कितने तीनों लोग, तीनों को कम करवाना है ना। है एक दिन में 4 कर रहा है, एक दिन में 6 और है एक दिन में 5। तो कुल कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15, तो 15 चौको 60 यानी 4 दिन में तीनों लोग मिलकर के काम को कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक और तरीका है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं 1/15 धन 1/10 धन 1/12। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जो आएगा यहाँ पर उसको फिर बाद में आप उल्टा कर दीजिए, ये क्षमता आएगा, और जब उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दिन आ जाएगा। आप वैसे भी लगा सकते हैं, है ना। यहां पर अगर ये भी दे सकता था अल्टरनेट काम करते, अगर मान लेते इसी सवाल में कर देता अल्टरनेट, यानी एक दिन ये एक दिन ये एक दिन ये, तब क्या होता। तो देखिए जरा, सोनू एक दिन में 4 काम किया, मोनू एक दिन में 6 काम किया, और टीपू एक दिन में 5 काम किया। तो तीनों लोग मिलकर के 3 दिन में कितना काम किए, तो 6 4 10 5 15 काम किए। कुल कमा कितना है 60। तो क्या कर देंगे, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, तो इधरों 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 15 चौको 60 काम हो गया आपका, 60 काम हो गया ना। तो 4 3 12 दिन आपको लग गया जब अल्टरनेट काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर आ गया आपका कितना 4 दिन। अब अगला फल बताते हैं। बस वहां पर भी ऐसे ही जल्दी जल्दी सवाल लगाने होते हैं, है ना। हाँ, अगला फल देखिए। अगला कर रहा है 32,000 रुपये की एक राशि पर वार्षिक 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 रुपया है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो आपको बता दें कि 2 वर्षों का जो अंतर होता है, 2 वर्षों का अंतर का जो फार्मूला होता है वो नोट करिएगा। अंतर बराबर किसमें, CI और SI में, ठीक ना। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर का जो फार्मूला होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसी पर नोट कर। अच्छा, एक एक्स्ट्रा फार्मूला हम आपको बता देना, उसको नोट कर लीजिएगा। अगर 3 वर्ष का पूछता तब अंतर क्या होता है, तब होता P × R/100 का होल स्क्वायर × 3 + R/100, तब ये हो जाता है, ठीक है ना। चलिए यहां पर हम आ जाते हैं। तो अंतर का मान कितना दे रखा है भैया 80 दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है 32,000 दे रखा है। आर का मान पूछ रहा है, R स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे 100 2 बार है ना, तो 2 बार लिख दीजिए। बस 2 0 से 2 0 कट गया, एक और 0 से एक और 0 कट गया ना। तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 800 बटा 32 बराबर R स्क्वायर। तो 8 चौको 32 और 4 25 हम 100, यानी R स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 बराबर R स्क्वायर। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे 5%। कितना आया 5%, 5% वार्षिक। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो फार्मूला नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है ना। और ये 3 वर्ष का अंतर है। चलिए अगले फार्म पर चलते हैं। थोड़ा जल्दी ही जल्दी लगाना है, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 6 पुरुष और कुछ महिलाएं
कि एक परिवार में प्रति व्यक्ति अनाज की औसत 14.4 है, यानी पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। पुरुष की संख्या दे रखा, महिलाओं की संख्या हमको नहीं पता, उनका औसत खर्च दे रखा 14.4, अच्छी बात है। कह रहा पुरुषों के मामले में प्रति व्यक्ति औसत जो मासिक खर्च है वो 20 किलोग्राम है, अब महिलाओं का 6 है, कुल है 14.4। तो हम आपको बोले थे कि कभी भी अगर ऐसा दे कि पुरुष की बात कर रहा है फिर महिला की बात कर रहा है, आज जब कुल की बात करेगा तो आपको हमेशा कौन सा मेथड लगाना है, एलिगेशन मेथड। तो कुल कितना है 14.4, महिला का कितना है, तो महिला का 6 kg खपत है और इनका कितना है 20 kg खपत है। अंतर ज्ञात कर लीजिए, है ना। तो अंतर ज्ञात करिए, कितना हो जाएगा ये 6 8.4 ना, हाँ ठीक है, 6 4 10, क्या कर रहे हैं, हाँ 4 में 4 14 में, हाँ ठीक है। और यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे अंतर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.6, तो 15 हो जाएगा, अब 5.6, ठीक है ना। तो देखिए किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 14 से कट जाएगा, 14 छक्के 84 और 14 चौको 56, और अभी एक बार और कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4। यह जो दशमलव ना वो 10 का गुणा कर दीजिए, वो हट जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2 का अनुपात आ गया, किसका, पुरुष और महिला का। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए पुरुष की संख्या दे रखा है, क्या रखा है, पुरुष की संख्या कितना है, वो है 6। इसका मतलब 3 बराबर 6 दे रखा है, 3 बराबर 6 दे रखा है। तो पूछ रहा महिला की संख्या बताओ, तो महिला कितना है, 2 है ना, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 2 गुणे 6, इसका इधर गुणा होगा और ये नीचे आ जाएगा बट्टा 3, 3 दूना 6, यानी 2 दूना 4, यानी महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बेसिक से भी लगा सकते थे, बेसिक से बता दे रहे हैं। बेसिक से कैसे लगाते, 6 पुरुष हैं, मान लेते महिला x हैं, इन दोनों का दिया था 14.4, ये बराबर कर देते, योग हो जाता है, ये उनका योग हो जाता है, औसत गुणे संख्या योग होता है। अगले का पुरुष का, तो पुरुष का कितना दे रखा है, 6 संख्या है, 20 इनका खर्च है, तो 6 इनकी संख्या, 20 इनका औसत खर्च है, आप प्लस अगले का कितना है, महिलाओं का कितना है x और 6 kg खर्च है, यानी x गुणे 6। इसी को सॉल्व कर लेते तो x की वैल्यू अपने आप क्या हो जाती, 4 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका बेसिक हो गया। चलिए तो इसका आंसर आ गया आपको 4, महिलाओं की संख्या। बेसिक भी बता दिया आपको, और आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, तो योग बराबर औसत बटा संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्या कर रहा है, एक ठो आयु वर्ग दिया, विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है, कर 18 वर्ष से कम आयु और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, अनुपात पूछ रहा। अब देखिए 6 से 9 वाले हैं 14, प्लस 9 से 12 हैं 26, प्लस 12 से 15 है 18, प्लस 12 से 15 18, और 15 से 18 है 12। अब देखिए क्या कर रहा है, 15 से 18 है 12, माने 18 से कम तक हैं इतने लोग, टोटल इतने लोग हैं। उसके बाद से कर 18 वर्ष या उससे अधिक, तो 18 वर्ष या उससे अधिक कितने लोग हैं, वो हैं आपके 17, और कितने हैं प्लस 7, इन्हीं का पूछ रहा। अनुपात बटे कर दीजिए, क्या दिक्कत है, बस ये कर दीजिए। अब कर दीजिए कितना, 26 4 30 10 40, और 40 10 50, 8 58, 2 70 10 80, ये ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 26 4 30 10 40, और 40 10 50, और 8 58, और 58 2 60 10 70, अब बटा 14 और 7 कितना हो जाएगा, तो 7 7 24 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 12 35, अर्थात आपका अनुपात आ गया 35:12। बस ये पूछ रहा था, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। ये सब तो देख करके एकदम आप आंखों से देखेंगे और सवाल को सब सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला एक ग्राफ दे रखा है। ग्राफ में देखिए क्या कर रहा है, उन लैंपों की संख्या ज्ञात करिए जिनका औसत काल 600 घंटे से अधिक है लेकिन 900 घंटे से कम हो। 600 से अधिक होना चाहिए और 900 से कम होना चाहिए। ग्राफ साफ साफ देखिए क्या दिखा रहा है, पहला वाला कह रहा है 400 से 500 घंटे के बीच में कितने लोग हैं, 45। 400 से 500 के बीच में 45 हैं। 500 से और 600 के बीच में है 60, है ना। 600 से ज्यों जदवा की बात करेंगे तुरंत कितने हैं, 600 से ज्यादा 75, और पूछ भी रहा 600 से ज्यादा और 900 से कम, तो 600 से ज्यादा 75, और फिर 700 और 800 के बीच में है 80,
अब फिर प्लस 800 और 900 के बीच में है, सॉरी ये 90 है ना, 90 और 800 और 900 के बीच में कितना है 80। अब बाकी तो 900 से ज़्यादा न हो जा रहे हैं और 900 से कम पूछ रहा है, बस इसी को जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, ये 5 हो गया और 9 8 17 और 17 7 24 245, एकदम छोटे से इसका आंसर है। ठीक है ना। ग्राफ वाले तो ऐसे होते ही हैं, अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो इसका आंसर तुरंत मिल जाता है, नहीं समझ में आता ना तो छोटे छोटे सवाल भी कारनामा कर जाते हैं और फिर उसके बाद उसको छोड़ करके आ जाना पड़ता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा आंसू की चाल बीसू की चाल से 15 किलोमीटर अधिक है। क्या कह रहा 15 किलोमीटर अधिक है। कह रहा वे एक ही समय में एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, समान चाल है। क्या है, समान चाल है। तो समान चाल बराबर, अगर फार्मूला देखा जाए तो समान चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। कोई दिक्कत नहीं है। तो समान चाल में चलना शुरू करता है, लेकिन आरंभ में बीसू आंसू से कुछ दूरी आगे था, कुछ आगे रहा होगा। तो आंसू उनके चलने के 6 घंटे बाद बीसू को पार कर देता है। तो कह रहा है उनके बीच की आरंभिक दूरी बताइए। अगर कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछे तो आपको बता दें, समान चाल में आपको पता है कि दोनों का अंतर लिया जाता है और अंतर दे ही रखा है कितना, 15 अधिक है तो मतलब अंतरवन है, अधिक या कम का है तो अंतर ही है। अब बटे दूरी समय कितना लग रहा है 6, तो 15 छक्का 90, यही आपका आ जाएगा 90 किलोमीटर। लेकिन थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं, ये तुरंत आप लगा देंगे तुरंत। ऐसे सवाल कभी भी चाल का अगर अंतर दे रखा और समय कर 6 घंटे में वो पार कर जा रहा है, तो कभी भी अगर प्रारंभिक दूरी पूछे तो तुरंत उनका क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखते हैं इसको बेसिक से थोड़ा सा लगा लेते हैं, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहां पर मान लेते हैं, चित्र समझा देते हैं। ए है और ए है बी, ए से बी की दूरी, ठीक ना। ये लोग मान लेते हैं इस दिशा में जा रहे हैं। तो पहले कौन है, कर रहा है और आंसू और बीसू हैं, तो इनकी चाल की बात कर रहे हैं, यानी आंसू और बीसू, ठीक है ना। आंसू और बीसू, आंसू कर आंसू की चाल बीसू की चाल से 15 किलोमीटर अधिक है। आंसू की अधिक है तो बीसू का x मान लेंगे तो ये हो जाएगा x + 15, ये चाल है इनका, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, ये एक दिशा में जा रहे हैं, तो कह क्या रहा है साफ साफ कि वे एक ही समय में एक ही दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं, मतलब ये चलना इधर शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। कह रहा लेकिन आरंभ में बीसू आंसू से कुछ दूरी आगे था। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं है बीसू और यहाँ पर है आंसू, क्योंकि बीसू का रहा आगे था और इधर ही जा रहे हैं, सब ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो बीसू का रहा है प्रारंभ में आंसू से कुछ दूरी आगे था, तो मान लेते हैं ये दूरी है D1 और यहां से मान लेते हैं ये दूरी है D2, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी मानने में क्या है, ये D1 है वो D2 है। करा यदि आंसू उनके चलने के 6 घंटे बाद बीसू को पार कर जाता है। अब एक बात बताइए, आंसुआ का चलिया अधिक है कि नहीं है। तो अगर आंसू का चलिया अगर अधिक है तो निश्चित ही इनको तो कभी न कभी पार करबा करेगा, मतलब समझ रहे हैं। मान लीजिए हमारा चाल अधिक रहता और आपका चाल कम कर रहता और आप पहले ही से कहीं थोड़ी दूर हमसे आगे हैं, तो हमारा चाल अधिक है तो हम को पा नहीं जाते, पा जाते हैं ना। वही वाली बतिया यहाँ पर भी वही कहानी करा, बीसू कुछ दूरी आगे पर था, 6 घंटे बाद आंसू उसको पहुंच गया वहां पर। एक ठो बात अच्छे से समझाइएगा, बताइएगा, हमको सुनिएगा। कह रहा 6 घंटे बाद इसको पार कर रहा है, इसका मतलब इसको कुल लगा है 6 घंटा यहाँ तक। तो एक बात बताइए, अगर है आंसू 6 घंटे में पार कर रहा है तो इसको भी तो समय या 6 घंटा लगा है, नहीं समझे। अरे भाई आप किसी को पार करते हैं तो आपको अगर कह रहे 6 घंटे में उसको पार कर दे, तो वो एक ऐसा चलना शुरू किया ना, तो वो तो उसको भी तो 6 घंटा लगा होगा। बस बतिया क्या, इसका चलिया कम है, इसका चलिया ज्यादा है, तो समैया तो बराबर हुआ। ये बातें समझ में आया, और अगर ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। तो आंसू की चाल की बात कर लेते हैं, तो पहले आंसू की बात कर लेते हैं। तो आंसू से निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटा समय। यहाँ पर लिख दें चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल आंसू की चाल है x + 15, तो x + 15 बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता दूरी बटा समय। तो दूरी आंसू द्वारा कितना लिया जा रहा है, देखिए D1 + D2, क्योंकि ए से बी तक जा रहा है आंसू, तो D1 + D2 बटा समैया 6 घंटा। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 6x + 90 बराबर D1 + D2, छोड़े रहिएगा यहीं पर। अब यहाँ पर हम बीसू की चलिया ज्ञात कर लेते हैं।
तो बीसू का चलिए कितना है, यक्स है, तो 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। अब बीसू कितना चला है, तो देखिए बीसू कहाँ है, बीसू यहाँ है, तो बीसू चला है यहाँ तक, यानी d2 दूरी चला है, तो d2 अब बटा इसको भी समझिए 6 घंटा लगा है बस। अब यहाँ पर तो d2 बराबर क्या आ जाएगा, 6x बराबर d2, कोई दिक्कत नहीं। अब d1 है प्रारंभिक दूरी और यह पूछ रहा है, यही तो आपका पूछ रहा है, करा ना उनके बीच में प्रारंभिक दूरी कितनी थी, तो यह प्रारंभिक दूरी है वही पूछ रहा है कितनी थी, यानी d1 का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए d2 का मान 6x है, यहीं पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 90 बराबर d1 प्लस 6x, 6x से 6x कट गया, 90 बराबर d1, यानी 90 किलोमीटर दूरी थी। समझे कि नहीं, समझ गए, बस ये हो गया। तो ये बेसिक है, जल्द में आपको लगाना है ना, और वो आपका, अरे सॉरी ये ट्रिक है और वो आपका बेसिक है, तो इसको लगा लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हाँ कर रहा है, दो उम्मीदवार चुनाव में लड़े, विजयी उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया। कुछ वैध मत रहे होंगे, यानी कुछ अवैध भी तब रहा होगा, है ना, अवैध मत रहा होगा, अवैध मत का केवल 52% प्राप्त किया है। अब कह रहा है कि वह 360 मतों के अंतर से जीत गया, अच्छी बात है। कह रहा 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया। अब मान लेते हैं, अब देखिए आपकी कहानी शुरू होती है अब, कब, देखिए चुनाव में कुल वोट पड़ते हैं 100%, 10 अवैध हो गया, तो बचा कितना 90%। और 90% का जीता हुआ उम्मीदवार कितना पाया, जीता हुआ कितना पाया, 90 का 52%, इन पाया 90 का 52%। हाँ तो इसको जरा काट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2 9 18 और 9 5 9 दूना 18, एक आया, 9 5 45, 46, आइए बटा 10 है तो 46.8%, बटा 10 है ना। जीता हुआ पाया 46.8%, हारा हुआ देखते हैं 10% तो ऑलरेडी हट गया है, तो 90 कुल है और जीता हुआ पा गया 46.8, तो हारा हुआ इसी में से घटा देंगे तो हारा हुआ नहीं पता चल जाएगा, नहीं समझे। अरे 90 कुल और जीता हुआ इतना, तो हारा हुआ कितना, 90 में से जीता वाले को घटा दें तो हारा ही ना बचेगा। तो आइए इसको घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 10.2, और यहाँ पर बचा 9, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 43 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब जीता हुआ पाया 46.8% और हारा हुआ पाया 43.2%। अगर इन्हीं दोनों का अंतर दे रखा है, अर्थात अंतर निकाल लीजिए, तो 46.8 का और 43.2 का अंतर कितना हुआ, ये 6 आ गया, और ये 6 में 3 आ गया, ये बस 3.6%। तो इसका मतलब है कि 3.6% ही किसके अंतर के बराबर है, तो आपको पता चला 360 वोटों के बराबर है। तो कुल वोट पड़ते हैं 100 वोट, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 360 अब बटा 3.6, तो 3.6 कर देंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर दीजिए, तो दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, नीचे वाला 10 इसको दशमलव हटाने में खर्च हो गया। तो 36 से कम 36, 10 आया, तो 2 0 1 0 और 1 0, यानी कितना आ गया 4 0, यानी 10,000। तो कुल ऑटो की संख्या कितनी थी, 10,000, ठीक है। बस ऑटो की संख्या बोले हैं, नोटों की संख्या नहीं, वरना चुनाव सुनेंगे तो आपको नोट याद आते हैं, नहीं, ठीक ना। यही तो एक आपके पास एक ऐसा अधिकार है जिससे आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं ये अधिकार छीन सकता है, ठीक ना। बाकी तो अधिकार जरूर छीने जा सकते हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं छीना जा सकता, ये आपके हाथ में होता है। चलिए लेकिन देखिए एक समय तक ना कोई आपका बस ऐसे जो बोले ना कि अधिकार कोई छीन सकता है, ये एक समय तक हो सकता है, लेकिन ये कहिए कि आप पीछे रह जाएं, लगातार मेहनत करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। मेहनत के आगे सब कुछ छोटा पड़ता है, ये जान लीजिएगा, मेहनत के आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है जो 342 और 480 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 4 बचे। देखिए 342 को काटने पर शेषफल बच रहा है 6, तो इसको माइनस कर दीजिए 6, पहला काम। अब वही काम का 480 को काटने पर कितना शेषफल बच रहा है 4, इसको भी माइनस कर दीजिए। बस ये समझे कैसे लगाना है, दोनों को माइनस करते हुए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300
36 इन हो जाएगा, हाँ, और ये हो जाएगा 476। अब इन्हीं का ज्ञात करना होता है मौसा। क्या ज्ञात करना होता है? मौसा, और वही जो आता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो मौसा ज्ञात करने का एक और तरीका हम आपको बता दे रहे, भाग मेथड। कोई दिक्कत नहीं, देखिए 476 एक बार में जाएगा तो 336 हो जाएगा, यानी जो छोटा वाला आता है ना उसी से बड़े वाले को काटा जाता है। तो काट दीजिए, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 140 आ गया। अब 140 को फिर ये जो बचा हुआ है ना इसको काटेंगे, ये वाला, तो 336 लिख दीजिए। तो ये कितनी बार में जाएगा? ये 2 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा? 280। ये 6 और ये 13 में से 8 जा, कितना, हाँ 13 में से 8 जा ना, तो 5 हो गया, 56 आ गया। अब 56 से किसको काट देंगे? 140 को। तो कितनी बार में कटेगा ये? 56 दूना 2 बार में ना, तो 2 छक्के 12 आ 2 पच्चे 10 1, 2 छक्के 12 2 पच्चे 10 1 11, कितना आ गया? ये 8 और ये 4 में 3 में फेंक जा 2, 28। नीचे दिख रहा है, नीचे यहाँ पर ऊपर लिख दें तो 28 आया था। अब किसको काटेंगे? 56 को। तो 56 को काट दीजिए, तो कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। बस जो काट देता है वही उसका मौसा होता है, यानी मौसा आपका कितना आ गया? 28। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका भी आंसर आ गया आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन है आपके, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। करा एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 128 सेंटीमीटर अधिक है और घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखा है। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको बता दें पहले कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? वो होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, और आपको बता दें वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है भुजा का स्क्वायर। अब देखिए क्या रखा है, इन लोगों में अंतर दे रखा है 128 का। किन में? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में और वर्ग का क्षेत्रफल में। तो वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं भुजा का स्क्वायर, ये हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं भुजा ए है तो ए का स्क्वायर, यही हमको नहीं पता तो ए स्क्वायर कर लेते हैं। और इनका अंतर दे रखा है ना, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना दे रखा है? घन का 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का वर्ग हो जाएगा 64 लिख दे रहे हैं, सीधा लिख दे रहे हैं 64। बस अब इसी को कर लीजिए, उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो 6 चौको 24, अच्छा 36 2 38, और ये जाएगा 128 माइनस हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर। घटा दी, 14 में से 8 जा 6, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में 2 जा 5 और 3 में फेंक जा 2, 2 56 बराबर ए स्क्वायर। तो ए का मान हो गया 16, यानी भुजा कितनी आ गई इसकी? 16। कोई दिक्कत नहीं है, तो भुजा हो गया आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बस ये नोट कर लीजिएगा। तो दोनों का अंतर दे रखा था, किसका? घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का और वर्ग का। घनाभ का बता रहा, घनाभ और घन में एक बात कॉमन होती है, कब? जब घनाभ की तीनों भुजाएं अगर बराबर हो जाए ना तो घन बन जाता है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो घन बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। प्रकाश ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनके प्रत्येक का क्रय मूल्य समान था। मतलब एक वस्तु मान लेते हैं, पहला वस्तु था और दूसरा वस्तु था। ये 100 रुपया में एक क्रय है, और दूसरे को भी 100 रुपया में खरीदा। लेकिन हो क्या रहा, जरा देखिए, एक वस्तु पर 20% का लाभ। इसका मतलब है कि अगर बात करें विक्रय का, तो विक्रय में 20% लाभ, इसका मतलब 120 रुपये में बेचा, यही ना है। और अगला कह रहा है दूसरे पर 25% का लाभ, इसका मतलब 125 रुपये में बेचा। कह रहा है उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? इसका मतलब अगर देखा जाए तो 100 और 100 यानी 200 रुपया उसने लगाया, कितना लाभ हुआ उसको? 245 रुपया, यही ना। तो अब बताइए, लाभ अगर आपको निकालना, लाभ तो हो ही रहा है, सीधा दिख रहा है 200 से 245, यानी 45 का लाभ है। अब बटा हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य गुणे 100, ये 2 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 22.5 या 22 से 1/2, है ना। अब कहा जाएगा इतना। कोई दिक्कत वाला फल नहीं ना। ये सब तो देख करके तुरंत लगाने वाले हैं, है ना। यही सब सवाल तो ऐसे हैं जो आपको टाइम बचाते हैं। किस सवाल में? बाकी सवाल में, जो अच्छे सवाल होते हैं। हाँ, अगला देखिए, एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है
और दूसरी है y। कह रहा है एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, दूसरी के 3 गुने से, यानी 3y में से पहली को घटाया जा रहा है। तो हो क्या रहा है, तो परिणामी मतलब बराबर क्या मिल रहा है, पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है, पहली संख्या के 3/4। बस कोई झंझट नहीं है। x वाले को एक तरफ कर दीजिए, y वाला को एक तरफ कर दीजिए, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3x/4 धन x। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3y बराबर और 4 एक 4x और 3 यानी 7x/4 हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो बस अब देखिए क्या कर लेंगे, ये कर लीजिए 4 तिहाई 12 यानी 12y बराबर 7x। तो यहाँ पर अब कर लीजिए अंक को इधर भेज दीजिए, x/y कर दीजिए, यानी 12/7 बराबर x/y हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई y इधर भाग करा देंगे और ये 7 इधर भाग करा देंगे, तो 12:7 का अनुपात आ गया। तो ये सब सवाल तो थोड़े से कैलकुलेटिव है, बस समझना है कि क्या बात बोल रहा है। जो बात बोला तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका अनुपात क्या है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ 15वां नंबर सवाल है, कह रहा है 600 - a बहुत कैसा सवाल दे रखा है, इसको तो आप तुरंत लगा लेंगे, एक कदम लगा लेंगे। 65% दे रखा है यानी 65/4 कर देंगे, ये कट जाएगा। तो 600 a - a बराबर 65 दूना कितना हो जाएगा 130, इधर आ जाएगा तो 600 - 130 हो जाएगा बराबर a। तो 130 में से घटा देंगे तो 470 बराबर a आ जाएगा। 470 आपका आंसर दे रखा है। ये सब तो तुरंत करने वाले सवाल हैं, है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ करा 4 मीटर की दौड़ में, ये अच्छा सवाल है, करा 4 मीटर की दौड़ में ए बी को इतने से हराता है, बी सी को इतने से हराता है और सी, यानी तीनों लोग हैं। तो सबसे पहले बात समझिए, ए प्लस बी प्लस सी 100 मीटर का दौड़ है, इसका मतलब 4 मीटर दौड़े हैं, ये ना मतलब हुआ 100 मीटर दौड़े। अगर तीनों लोग दौड़ रहे हैं तो ए बी और सी 4 मीटर दौड़े हैं। अच्छा इस सवाल का इसका जो आंसर है वो कुछ और हमारे हिसाब से कुछ और आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं, तो हम तो अभी लगा रहे हैं, लेकिन अगर हो सकता है अगर हम कुछ गलत सोच रहे हैं तो आप जरूर कमेंट में इसको बताइएगा ताकि हम आपसे समझ पाएं। जैसे कहा जाता है ना कि एक स्टूडेंट का जो काम होता है वो टीचर से सीखना, वैसे एक टीचर का भी काम होता है स्टूडेंट से ही सीखना, क्योंकि रियलिटी में तो यही है कि स्टूडेंट ही टीचर को ज़्यादा सिखाते हैं। वो जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं टीचर को उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक ना। तो अगर हम कहीं गलत होंगे तो आप बताइएगा जरूर। बाकी हम देखते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का रहा है 100 है, 100 मीटर की दौड़ हुआ है, कह रहा ए बी को 20 मीटर से हराता है, यानी ए क्या कर रहा है बी को हरा रहा ना, यानी ए ज्यादा दौड़ रहा है। तो ए माइनस बी बराबर 20 मीटर, समीकरण नंबर 2। क्या कर रहा है बी सी को 5 मीटर से हराता है, यानी बी सी को 5 मीटर से हराता है, समीकरण नंबर 3। बी ज्यादा है सी से, ठीक है। ये इस वजह से करें कि कभी कभी आंसर की गलत दे रहा है, लेकिन हम तुरंत गलत नहीं मानना चाहिए, है ना, लगाना चाहिए। तो देखते हैं और आप बताइएगा, ठीक है ना, ताकि जिनका भी रहे उनको बता दें कि आप इसको क्या क्लेम कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए ऐसे सवाल में एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो इन दोनों में कॉमन रहे ना, मतलब नीचे वाले में उसी की वैल्यू निकालिए और यहां पर रखिए, मतलब उसी में रखिए, उसी में समीकरण बने। नहीं समझे, समझ जाएंगे। देखिए यहां से अगर हम ए की वैल्यू निकाल दें तो यहां से क्या हो जाएगा ए की वैल्यू, तो आप कहेंगे 20 + b हो जाएगा। और यहां से अगर हम c की वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c इधर चला जाएगा और ये 5 इधर, यानी b - 5 हो जाएगा। अब इसी को यहां पर रख दीजिए तो पूरा समीकरण आप देखेंगे b में बदल गया। तो देखिए a का मान रख दीजिए 20 + b, चलिए यहां पर रख दिया जाए। अब यहां पर कर लेते हैं, तो 20 + b, a + b तो है ही, अब c की वैल्यू कितने आई है b - 5, यानी b - 5, और यही है 100 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3b बराबर, ये 20 में से 5 15 और उधर जाएगा तो 100 में से 15 यानी 85। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 85/3 आ गई b की वैल्यू। अब हमको चाहिए किसकी वैल्यू, a और c की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर देखिए a का वैल्यू कैसे निकलेगा, यानी a बराबर लिख देंगे 20 + b है ना, तो b की वैल्यू है 85/3, यही ना। और अगर यहां पर अगर बात करें c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी b - 5, यानी b यानी 85/3 - 5। अब यहां से इसको सॉल्व कर ले तो 20 × 60 हो जाएगा, और 60 और इसको 85 को जोड़ेंगे तो 145/3 हो जाएगा। इसको 3 5 × 15, आप 85 में से 15 घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 70/3 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है
ए सी को कितने मीटर से हराता है, अर्थात ए माइनस सी पूछ रहा है, तो 145/3 माइनस 70/3, तो क्या कर लेंगे, 3 एलसीएम हो गया, तो 145 माइनस 70, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75/3, 25 बार में कट गया। यानी ए सी को कितने से हराता है, 25 मीटर। तो वही बोल रहे हैं, देखिए 25 मीटर आ रहा, लेकिन इन्होंने 24 मीटर लगाया, तो हो सकता है कि कुछ हम ना सोच पा रहे हो, तो आप जरूर बताइएगा, और अगर सही हो तो भी बताइएगा। तो इसका आंसर हो गया 25 मीटर, ठीक ना, क्योंकि हमें आपसे भी सीखना है, ठीक है। जिस दिन कहा गया था ना कि जिस दिन इंसान जीवन में सीखना बंद कर देता है वो उसका दिन आखिरी होता है, ठीक है ना। तो बस, तो यही हमारा भी मानना है कि जिस दिन सीखना बंद कर दिए वो दिन आखिरी होगा मेरी जिंदगी का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करना। अब ये 16वां हो गया, 17वां देखिए। 17वां वाला सवाल क्या कर रहा है, गोले की त्रिज्या बेलन की आधार की त्रिज्या के बराबर है। गोले की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर है, यानी गोला की जो त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या के बराबर है। अच्छी बात है। कह रहा बेलन के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात है 3:4, यानी R/H का है 3:4। तो पूछ रहा बेलन का, गोले का आयतन और बेलन का आयतन का बताइए। तो चलिए गोला का लिख लेते हैं पहले, गोले का आयतन बटा बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, इसको r1 कर लेते हैं, और इसका होता है पाई r² स्क्वायर h कर लेते हैं, क्योंकि एक h है। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/3 × r1, मतलब गोले की त्रिज्या 3 है, तो 3 × 3 × 3 कर लेंगे बटा, कोई दिक्कत नहीं। R2 अब देखिए गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर है, तो हमको बेलन की त्रिज्या यहां से मिल नहीं गया 3, नहीं समझे। गोले की त्रिज्या 3 बोलिए हाँ, गोले की त्रिज्या 3 बोलिए हाँ, तो बेलन दोनों के बेलन गोले के बराबर है, तो बेलन की भी त्रिज्या 3, तो क्या कर लेंगे 3 × 3 गुणे h का वैल्यू कितना है, ये h 4। बस अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 ये भी कट जाएगा, लीजिए सब कट गया, यानी 1/1 आ गया, यानी 1:1 आ गया, यानी दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया 1:1। कोई झंझट वाली बात नहीं। इसमें क्या होता है, फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए। और कई बार हम आपसे कहते हैं कि आपको क्या मेंसुरेशन के जितने भी सवाल होते हैं सबके आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगले सवाल पर बहुत अच्छा सवाल है। एक शिक्षक है जो 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/4 के अनुपात में कुछ टाफियां बांटता है। अगर शिक्षक के पास न्यूनतम कितनी टाफियां होने चाहिए ताकि किसी भी टाफी को बांटने के लिए फिर तोड़ना न पड़े। कोई झंझट नहीं है। देखिए क्या कर लेंगे, 3, 5, 6 और 4 का आप ज्ञात कर लीजिए एलसीएम। किसका 3, 5, 6 और 4 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपको बताया जाए तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, 5, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बस अब यही काम आपको करना है। तो 60 से 3 को भाग दीजिए, यानी 60 × 1/3 कर लीजिए, अनुपाते 60 × 1/5 कर लीजिए, अनुपाते 60 × 1/6 कर लीजिए, अनुपाते 60 × 1/4 कर लीजिए। एकदम ठीक है, खतरनाक तरीके से लगाएंगे आप सवाल को। तो देखिए ये 20 बार में कट गया, ये 12 बार में कट गया, ये 10 बार में कट गया और ये 15 बार में कट गया। क्या आया 20:12:10:15। अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए तो जरा देखिए कितना आएगा, 20, 10, 30, 2, 32, 10, 42 और 5, 45, 10, 57। तो ये आएगा अगर देखा जाए तो 57x के रूप में। इसका मतलब है जो भी टाफियां होंगी वो या तो 57 होगा, या तो 57 का दूना होगा, या तो 57 का 3 गुना, या तो 57 का 4 गुना। इसका मतलब 57 के गुणक के रूप में ही होगा। ये क्लियर हुआ। तो जो ये आता है ना ये उसी के गुणक के रूप में कुल योग आधा, क्योंकि पूछ रहा कुल कितनी टाफिया ना, तो कुल 57 टाफिया या 57 दूना जो आता है, ठीक ना, यानी 57 दूना कितना हो जाता है 114, या तो वो हो जाता है 114 टाफियां, यही होता, ठीक ना। चलिए तो इसका आंसर पूछ रहा, लेकिन न्यूनतम तो न्यूनतम 57, यानी 57 से कम नहीं, वरना टाफी को तोड़ तोड़ करके देना पड़ेगा, ठीक ना। फिर आप नहीं चाहते हैं कि टाफी को तोड़ तोड़ करके खाना। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। हाँ अगला 19वां वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है
किसी वस्तु को 25% की छूट में बेचने पर 15% की हानि हो रही है, मतलब 75% बच रहा है तो 15% हानि हो रही है, यानी 85 रुपया। नहीं समझे? कर आप 25% की छूट तो बचा 75, हानि हो रही 15 तो बचा 85। तो कह रहा है यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो अंकित मूल्य हमेशा कितना होता है? 100 होता है। तो कितना हो जाता है? तिरछी तिरछा गुणा कर लीजिए, यानी 100 गुणे 85 बटा, देखिए कितना बहुत आराम से लगा लिए। 25 3 75, 25 चौको 100, बस 4 5 20 के 0, 2 आया, 4 8 32, 2 34, अब बटा 3 भाग दीजिए। 3 एक 3 और 3 एक 3 कितना आया हो? ये 1 और 10, 3 तिहाई 9.33। अब देखिए 113 आया, तो 113 का मतलब है 100 प्लस 13.33, और यही आपका लाभ है। 100 तो आपका मूल है, 13.33 लाभ है। समझ में आया? इसका मतलब आपका आ जाएगा 13.33%। कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ऐसे सवाल को आपको वहाँ पर भी जल्दी से ही लगाने होते हैं ना। अगला फल देखिए, 19 वाला फल हो गया, 20 वाला फल, बस कुछ और, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। बस कुछ देर की खामोशी है और फिर शोर आएगा। लोगों का तो केवल वक्त आया था, आपका पूरा दोहराएगा। बुरा नहीं, पूरा दोहराएगा। मेहनत करेंगे तो पूरा दोहराएगा, मेहनत नहीं करेंगे तो बुरा दोहराएगा। ये क्लियर है? ठीक है ना? तो भगवान न करें ऐसा कि आपका कभी जीवन में बुरा दोहराए। आप मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए, कंटिन्यू करिए, सक्सेस जरूर होंगे। चलिए 19 वाला क्वेश्चन हो गया था ना। अगला देखिए, करा 24 महिलाएं और 9 पुरुष एक निश्चित कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छी बात है। करा 24 महिलाएं हैं प्लस 9 पुरुष कितने दिन में काम कर सकते हैं? 18 दिन में। अच्छी बात है। करा एक महिला कार्य को एक पुरुष द्वारा किए गए समय का 2 गुना समय लेती है। इसका मतलब मान लो यहाँ पर पुरुष है और यहाँ पर महिला, तो महिला 2 गुना समय लेती है और ये 1 गुना समय लेता है। तो इसका मतलब है कि ये ले रहा है, अगर 1 गुना समय, ये समय की बात कर रहा है, अगर 1 गुना समय तो ये ले रही है 2 गुना समय। तो अगर क्षमता की बात करें तो क्षमता समय का उल्टा होता, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अर्थात एक ठो बात निकल करके आई कि 1 महिला बराबर 2, सॉरी क्या दे रखा है? 1 मिनट। प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा किए गए समय का 2 गुना समय लेती है। हाँ, अगर पुरुष एक समय ले रहा थी, 2 घंटा ले रही है मान के चलते हैं, तो इसकी क्षमता आ गया 2:1 इन आ गया। तो अगर बात करें यहाँ पर पुरुष और महिला में, तो अनुपात क्या आ रहा है? तो पुरुष और महिला में अनुपात आपका आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर एक पुरुष की बात करा जाए तो वो कितने के बराबर हो रही है? 2 महिला के बराबर, है ना? क्यों? क्योंकि महिला क्या कर रही है? ज्यादा समय ले रही है और पुरुष कम समय ले रहा, तो 1 पुरुष बराबर 2 महिला। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या कर रहा था? 1 पुरुष बराबर अगर 2 महिला है तो कुल बताइए कितना यहां पर हो जाएगा? तो महिला को हम लोग चेंज करना पुरुष में, क्योंकि पुरुष वाला फल पूछ रहा है। तो 24 महिला बराबर, अगर 1 पुरुष बराबर 2 महिला, तो 24 महिला बराबर कितना? तो 12 पुरुष आप कहेंगे। तो इसका मतलब 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 पुरुष। तो 21 पुरुष कितने दिन में ले रहे हैं? 18 दिन में। तो पूछ रहा है तो 9 पुरुष कितने दिन में, यानी 9 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? तो 9 गुणे डी, तो 9 दूना 18 और 21 दूना 42 दिन लगेंगे। ठीक ना? बस। तो समय 2 गुना ले रही थी, तो इसका मतलब 1 पुरुष बराबर 2 महिला। ठीक है? थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो रहा था बस। ऐसे वहाँ पर एग्जाम टाइम में भी ऐसे ही हो जाता है, आपको पता है, ये सबके साथ होता है। ठीक है? हाँ, चलिए अगला फल देखिए। कह रहा 10 संख्याओं का औसत 24 है, 2 से भाग दिया जाए। देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल दे कि 10 संख्याओं का जो औसत है 24 है, प्रत्येक में 2 से भाग दे रहा है, 2 से क्या कर रहा है? भाग दे रहा है। तो औसतवा जो होता है ना, वो आधा हो जाता है, इसको भी 2 से भाग दे दीजिए, यानी 12 है। अगर कहता ना 2 से गुणा, तो मूल औसतवा में ना गुणा कर दीजिए, यानी 24 गुणे 2 कर दीजिए, तब हो जाता है औसतवा 48। लेकिन प्रत्येक संख्या की बात करता है। सवाल क्या कहता है कि यदि 10 संख्याओं का औसत है 24, प्रत्येक में 2 से भाग देने पर औसत 12, प्रत्येक में 2 से गुणा करने पर औसत 48, प्रत्येक में 2 जोड़ने पर औसत 24 और धन 2 जोड़ दीजिए 26, प्रत्येक में 2 घटाने पर, तो 24 में से 2 घटा दीजिए आप भी, हो जाएगा 22। ये सब प्रश्न है, 4 प्रश्न है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है ना? प्रत्येक में 2 जोड़ने पर औसत हो जाएगा 26, प्रत्येक में 2 घटाने पर औसत हो जाएगा 22।
ठीक है, इसका आंसर है 12, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आप 4 सवाल सीख गए, ठीक है। हाँ, अगला 22वां, बस 3 सवाल और है, ठीक ना, कहीं जाइए नहीं। हाँ, अगला सवाल देखिए क्या करा, एक ग्राफ वाला सवाल है, करा डी, ई और एफ में स्केल 1 के अधिकारियों की औसत संख्या कितनी है। ऐसे सवाल में ना सीधा सीधा पहले परसेंटेज का औसत ज्ञात कर लीजिए। तो 3 लोग हैं तो तीनों का परसेंटेज जोड़ करके बटे 3 कर लीजिए, इसका मतलब आइए तो कर लिया जाए। तो डी प्लस ई आ प्लस एफ का परसेंटेज कितना है जरा देख लिया जाए, तो कितना है 24, 14 और 10, 24, 14 और 10, तो कुल कितने हो जाएंगे 24, 4, 28, 10, 38, 10, 48%। तो 48/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16% इनका औसत आ गया। कुल कितने हैं 500 लोग हैं, तो 500 लोग हैं, इन्हीं का 16% निकाल लीजिए, 16 पचे 80। समझे, बहुत ही आसानी से ऐसे ही कर लेना है ग्राफ को देख करके, ठीक है। अब कौन सा सवाल है भैया। हाँ, अगला देखिए सवाल कह रहा है, एक कक्षा में 8 लड़कियों का औसत आयु y वर्ष है, 8 का y है, 8 लड़कियों का y है। कह रहा है ऐसे सवाल को देखिए बहुत ही आसान तरीके से कैसे लगाएंगे वो पहले समझेंगे आप, ठीक ना। कह रहा 8 लड़कियों का औसत आयु y है, कितनी और लड़कियां आई हैं 5 और आई हैं, टोटल कितनी हो गई 13। अब हो गई हैं 13 लोग हो गई हैं। अब ध्यान से समझिएगा, औसतवा तो y रहबे करेगा, लेकिन कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, वही देखेंगे परिवर्तन क्या होगा। समझे भाई, 8 लोग y हैं तो 13 आने से औसतवा तो y रहबे करेगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, वही परिवर्तन देखेंगे क्या होगा। तो जरा देखिए, जितने भी अंकवा दे रखे 5 लोगों का ना, उन सभी को जोड़ लीजिए। इसका मतलब पहले के वाले में क्या हो रहा है +3, फिर आगे क्या हो रहा है -6, जैसे है उसको जोड़ लीजिए एकदम, फिर +15, फिर क्या है +8, फिर +6। इसी को जरा जोड़ करके हमको बता दीजिए तो कितना हो जाएगा। पहले प्लस वाले को जो 8, 6, 14, 14 और 15 29, और 29 और 3 32, है ना। अब 32 में से 6 जाए तो आपका आ जाएगा 26, यानी परिवर्तनवा कितना है 26, यानी y प्लस 26। कितने लोगों में परिवर्तनवा है 13, 13 दूना 26, यानी क्या आ जाएगा जी आपका y +2, 2 की वृद्धि, ठीक ना। तो लड़कियों की अब कक्षा की लड़कियों की औसत कितनी हुई y +2। अगर पूछा कितनी की वृद्धि हुई तो 2 की वृद्धि हुई, 2 औसत की वृद्धि हो गई। बस समझ में आया। तो बाकी को बस इतना ध्यान देना था कि कितने परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन ज्ञात कर लिए, 26 आया और उसी को 13 लोगों से भाग, क्योंकि अब 13 लोग हैं ना, पहले थे 8, अब हो गए 13। बहुत ही आसानी तरीके से आपको ऐसे ही क्या करना है लगा लेना। और ये तो क्वेश्चन आया हुआ ही है ना SSC MTS 11 जुलाई। अगला करा, एक वर्ग की भुजा एक गोले की त्रिज्या के 40% के बराबर है। वर्ग की भुजा यानी एक वर्ग है और एक है गोला, तो गोले की त्रिज्या मान लेते हैं r है। तो क्या कर रहा है, एक वर्ग की भुजा गोले की त्रिज्या के 40% है, तो गोले की त्रिज्या r है तो इसका ये 40% है, यही ना। 20 दूना 40, 20 25 100, यानी 2r/5 है वर्ग की एक भुजा। वर्ग की भुजा इतनी है, गोले की त्रिज्या r है। अब क्या कर रहा है, गोले का आयतन 500 π/3 है, तो गोले का आयतन क्या होता है भैया, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, और आयतन कितना दे रखा है 500 500 है ना कि 5000 है, 500 π/3 बराबर 4/3 πr3। बस कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 काट दीजिए, पाई से पाई को उड़ा दीजिए, है ना। 4 से कितनी बार में कट जाएगा 125 बार में कट जाएगा। तो 125 बराबर कितना आ गया आपका जी r3, तो 5 बराबर नहीं आ गया r, यानी त्रिज्या कितनी मिल गई r। गोले की त्रिज्या मिली है r, गोले की त्रिज्या मिली r। हमको चाहिए क्या, क्या पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिज्या मिल गया r, तो ये देखिए वर्ग की भुजा, तो वर्गवा का भुजा कितना हो जाएगा, ये है 2r/5 ना, तो r का वैल्यू रख देते ना सीधे, एक बार काय रखेंगे और 5r/5 यानी 5 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 2 का वर्ग अर्थात 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, अरे मीटर में दिया है तो इसको मीटर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए
इसका आंसर मिल गया। अगर गोला पूछा होता तो इसका होता 5 मीटर। बस एक लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप तब तक स्क्रीन पर देखिए। और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन कर रहा है, एक कपड़ा विक्रेता 65 मीटर कपड़ा 11 रुपया प्रति मीटर के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब उसका लाभ कितना है, 11 रुपया प्रति मीटर, ठीक ना, 11 रुपया प्रति मीटर उसका लाभ है। अच्छी बात है। कह रहा है 5850 रुपये में बेचता है, कितना, 65 मीटर कपड़ा बेचता है। तो अगर हम एक कपड़े का, अगर हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लें, एक कपड़े का विक्रय, तो 5800 कितना में 50 में बेचता है। कितने का मीटर कपड़ा है, 65 मीटर है। नहीं समझे, हमने क्या बोला, कुल 65 मीटर कपड़ा को बेच रहा है कितने में, 5850 रुपये में। तो 65, तो एक कपड़े का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5850 बटे 65, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको काटिए जरा, किससे कट जाएगा ये, 17×5, अरे 17×5 तो 50 ही होता है ना, 13×5 65, 13 से काट दिए, 13×5 65 और ये कितना हो जाएगा, 13 चौक को 52 और 6, 13×5 65 है ना, 5 9 45, यानी 90 बार में कट गया। 90 रुपया एक कपड़े का विक्रय मूल्य आ गया ना। लाभ कितना है, 11 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, तो विक्रय माइनस क्या कर देंगे, लाभ कर देंगे, यही ना होता है। तो 90 - 11 बराबर 79 रुपया एक कपड़े का, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है। और यही सब आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आ गया 79, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आएगा और आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना, जरूर बताएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। कह दे रहे हैं आपसे कि ना कोई शिकवा होगा और ना कोई बहाना होगा, ना कोई शिकवा होगा और ना कोई बहाना होगा। 25 क्वेश्चन को लगा करके कमेंट में कितने सही हैं आपको ये बताना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।